नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने कमान संभाल ली है। कमान संभालते ही सबसे पहले सीएम नीतीश और उनकी कोर टीम के साथ आरएस भट्टी की एक लंबी मीटिंग हुई, जिसमें कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर चर्चा हुई। क्योंकि छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद नीतीश सरकार बहुत दबाव में है। हर तरफ सीएम नीतीश और उनकी शराबबंदी की छीछालेदार हो रही है। विपक्ष ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बना लिया है। विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरएस भट्टी को डीजीपी बनाया गया है। आरएस भट्टी के डीजीपी बनते ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहीं इनके कड़क अंदाज की तो कहीं इनके पुलिसिंग के तौर तरीके की। बतौर आईपीएस ऑफिसर आरएस भट्टी बिहार के कई जिलों में एसपी की हैसियत से काम कर चुके हैं और इसीलिए सबको उनके काम करने का तरीका मालूम है। इनके साथ कई रोचक और बड़ी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं और रोमांचित होते हैं। इन किस्सों में से एक किस्सा सीवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से भी जुड़ा हुआ है, जो उस वक्त काफी चर्चा में रहा था। बिहार के डीजीपी बनाए गए राजविंदर सिंह भट्टी 90 के दशक के बाद गोपालगंज के पुलिस कप्तान थे। तब बिहार पर लालू यादव का राज होता था। वही लालू यादव जिसके शासन को पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। वही जंगल राज जिसका विरोध कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। लालू यादव के जंगल राज में एक नया उद्योग तैयार हुआ था, जिसका नाम था अपहरण उद्योग। जी हाँ, उद्योग धंधों के नाम पर लालू यादव की यही उपलब्धि थी, अपहरण उद्योग। कोई भी अपराधी किसी का भी कहीं से भी अपहरण कर लेता था और फिरौती वसूल करने के बाद छोड़ देता था। अगर फिरौती नहीं मिलती तो हत्या कर लाश फेंक देता था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस केवल मूक दर्शक होती थी। इससे ज्यादा बिहार पुलिस कुछ कर भी नहीं पाती थी। डीजीपी आरएस भट्टी जब गोपालगंज के एसपी थे, उस वक्त बगल के जिले छपरा में एक जाने माने डॉक्टर के बेटे का अपहरण हो गया। अब अपहरण हो गया तो हो गया, इसमें मुख्यमंत्री लालू यादव क्या करते? जो करना था वो तो अपराधियों को करना था, लेकिन डॉक्टर के बेटे का अपहरण हुआ था, कोई आम आदमी का बेटा नहीं था वो। लिहाजा मामला गंभीर हो गया। पूरे राज्य में इस अपहरण को लेकर सरकारी और निजी डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। देखते देखते डॉक्टरों के हड़ताल के 11 दिन बीत गए। स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही खस्ता हाल थी, लेकिन इस हड़ताल से सब कुछ ध्वस्त हो गया। डॉक्टरों की बस एक ही मांग थी कि अपहरण का ये केस आरएस भट्टी को दे दिया जाए। सरकार पर दबाव ये था कि डॉक्टरों की हड़ताल जल्द खत्म हो, क्योंकि पूरे राज्य में मरीजों ने हाहाकार मचा दिया था। आखिरकार डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए बुलाया गया। डॉक्टरों ने लालू यादव से कहा कि बस एक मांग मान लीजिए, इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेवारी आईपीएस आरएस भट्टी को दे दीजिए। डॉक्टरों का दबाव काम आया और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने डॉक्टरों की बात तुरंत मान ली। मुख्यमंत्री ने आरएस भट्टी को तलब किया। जब आरएस भट्टी को तलाशा गया तो पता चला कि वो तो छुट्टी पर हैं। इसके बाद उनके चंडीगढ़ वाले घर पर फोन लगाया गया। वहां मालूम हुआ कि वो अमृतसर में एक धार्मिक आयोजन में गए हुए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का संदेश उन तक पहुंचाया गया। जैसे ही भट्टी जी को मुख्यमंत्री लालू यादव का संदेश मिला, उन्होंने तुरंत हामी भर दी। फिर क्या था, मुख्यमंत्री लालू यादव ने आरएस भट्टी को लाने के लिए सरकारी हवाई जहाज भेजा और उसी दिन अपनी छुट्टी कैंसिल करके भट्टी साहब ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली और सबसे पहले जाकर मिले लालू यादव से। लालू यादव ने आरएस भट्टी को गोपालगंज वाले डॉक्टर के बेटे के अपहरण का मामला बताया और कहा कि किसी भी हाल में ये केस सुलझना चाहिए। मुख्यमंत्री से फ्री हैंड मिलते ही आरएस भट्टी का ऑपरेशन शुरू हो गया। तुरंत आसपास के 5-6 जिलों से टॉप 5 अपराधियों की लिस्ट मंगाई गई और फिर अपने अंदाज में उन्होंने टीम को सक्रिय कर दिया। भट्टी साहब के सीन में आने से पहले पुलिस अगवा हुए डॉक्टर के बेटे को तलाश रही थी, लेकिन जैसे ही केस आरएस भट्टी को मिला तो अपराधियों के बड़े गिरोह उस अगवा बच्चे को तलाशने लगे, क्योंकि अगर
अगवा डॉक्टर का बेटा सही सलामत नहीं मिला तो अपराधियों को अपनी सलामती की चिंता सताने लगी थी। डॉक्टर के अगवा बेटे को छुड़ाने की आरएस भट्टी की रणनीति काम आई और सप्ताह भर के अंदर ही डॉक्टर का अगवा बेटा यूपी के मिर्जापुर से सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। इसके बाद वक्त आया 2005 के विधानसभा चुनाव का। उस समय आरएस भट्टी सीबीआई में अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन तत्कालीन चुनाव आयुक्त केजे राव ने आरएस भट्टी को सीबीआई से वापस बुलाकर सीवान की कमान सौंप दी थी। हालांकि तब तक प्रमोशन पाकर आरएस भट्टी डीआईजी हो गए थे, लेकिन केजे राव ने अहम फैसला लेते हुए सीवान में एसपी को साइडलाइन कर दिया और भट्टी को तैनात कर दिया था। सीवान में उस समय शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। शहाबुद्दीन को लालू यादव का समर्थन था, लिहाजा वो बेताज बादशाह बना हुआ था। शहाबुद्दीन जो बोलता था वही सीवान का कानून होता था। सीवान में डॉक्टर अपनी फीस कितनी रखेंगे, कोचिंग वाले, स्कूल वाले फीस कितनी रखेंगे, ये कानून नहीं, शहाबुद्दीन तय करता था। जो उसकी बात नहीं मानता था उसे मिलती थी सजाए मौत। ऐसे में शहाबुद्दीन के गढ़ में फेयर इलेक्शन करवाना एक चुनौती थी और इसी चुनौती को स्वीकार किया था चुनाव आयुक्त केजे राव ने, और इसके लिए केजे राव ने चुना आरएस भट्टी को। आरएस भट्टी ने न केवल सीवान में कानून व्यवस्था बनाए रखा बल्कि शहाबुद्दीन को गिरफ्तार भी करवाया। यह मामला बहुत चर्चित रहा था। इसके अलावा सारण इलाके के दबंग नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई स्वर्गीय दिलीप सिंह पर भी इन्होंने अलग अलग मामलों में शिकंजा कसा था। कानून का सख्ती से पालन करवाने वाले डीजीपी आरएस भट्टी सितंबर 2025 तक सरकारी सेवा में बने रहेंगे। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले भट्टी 1990 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। साल 2021 में सितंबर में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए थे। आईपीएस भट्टी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा में आने से पहले आरएस भट्टी इंग्लैंड में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर चुके हैं। उनके बारे में बिहार भर में प्रचलित रहा है कि आरएस भट्टी को देखते ही अपराधी अपना रास्ता बदल देते हैं। इस बार भी उनके डीजीपी बनते ही अपराधियों और उनके आकाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण? अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।